चीन में हमें कुछ महीने पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चैनपिंग अकेला ही अपने घर में रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद चैनपिंग अपने घर से बाहर आता है, तभी एक बंदा उसे पत्थर मारकर उसे बताता है कि अगले महीने मैं और चिकू यहाँ से जाने वाले हैं। ये सुनकर वेंगलिंग उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, तो वो बंदा अब इरिटेट होकर वेंगलिंग को काफी सारी बातें सुनाने लगता है और वेंगलिंग पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता और वो इसे इग्नोर कर देता है। देखने के बाद उस बंदे को काफी गुस्सा आता है और वो अपने कुछ स्टोन्स वेंगलिंग के घर में फेंक देता है और वो उसे कहता है कि तुम गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है, अमीर लोग तुम जैसे लोगों को बस बुली ही कर सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा वापस चले जाता है। वहाँ पर चीकू आ जाती है और वो वेंगलिंग से कहती है, क्या तुम मुझे वो 2 स्टोन्स दे सकते हो, मुझे वो पसंद है। यह सुनकर वेंगलिंग उसे स्टोन्स उठाकर दे देता है। अचानक वहाँ पर एक छोटा बच्चा आ जाता है और वो उनको देखकर कहता है, वेंगलिंग और चीकू एक साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। ये सुनकर शियांग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे ही सुनाने लगता है। इसके बाद वो छोटा बच्चा वेंगलिंग के पास आकर उसे बताता है कि वो गोल्डन फिश तुमने मुझे दी थी वो अब काफी बड़ी हो गई है। ऐसा बोलने के बाद वो छोटा बच्चा वेंगलिंग को बताता है, क्यों ना आज तुम हमारे घर ही खाना खा लो। ऐसा बोलकर वो वेंगलिंग को अपने घर बुला रहा था, पर वेंगलिंग उसके घर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे और भी कई काम थे। इसके बाद वेंगलिंग उस बच्चे को एक फिश भी देता है। इसके बाद वो बच्चा वेंगलिंग को बताता है कि मैंने सुना है कि कल बाहर से कुछ लोग आने वाले हैं जो कि इमोर्टल है। वैसे तो मुझे लगता है कि वो लोग काफी कमीने हैं, पर हम उससे पैसे भी कमा सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो छोटा बच्चा वापस चले जाता है। अगले दिन कुछ लोग बाहर से उनके टावर में आते हैं, पर वहाँ पर एंट्री गेट पर एक तरह का स्पेल लगा हुआ था जिस कारण सभी को वहाँ पर ही रुकना पड़ता है। फिर वहाँ पर एक बंदा आकर गेट को खोलता है और अंदर आने के लिए सभी से पैसे लेता है। को देखने के बाद चैनपिंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और कुछ लोग तो उसे गाली देकर भी जाते हैं। उसके बाद वो बंदा चैनपिंग के पास आता है और वो उसे बताता है कि वो लोग तुम्हारे सुंदर थोबड़े की तारीफ कर रहे थे, पर चैनपिंग को पता था कि वो लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। इसके बाद वो बंदा चैनपिंग को कुछ लेटर्स देता है जिससे कि वो डिलीवर करेगा और चैनपिंग को इस काम के काफी कम पैसे मिलते हैं। अगले सीन में हम बाहर के एक बुढ़े बंदे को देखते हैं जो कि अंदर आकर सभी को एक स्टोरी सुना रहा था। 3000 साल पहले एक इमोर्टल बंदे ने एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड बनाई जो कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक वेपन था और वो बंदा इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके एक काफी खतरनाक ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा, पर वो इमोर्टल फाइट नहीं जीत पाता क्योंकि ड्रैगन भी काफी ज्यादा पावरफुल था और ये फाइट 1000 साल तक चली। और मैं अब लास्ट फाइट के बारे में बताऊंगा जहाँ पर वो बंदा इमोर्टल उस पर काफी खतरनाक हमला करके लगातार उसे घायल करने की कोशिश करने लगता है और ऐसा वो तब तक करता है जब तक ड्रैगन घायल ना हो जाए। और अगर 3000 साल पहले मैं वहाँ पर होता तो उस फाइट को अपनी आंखों से देख पाता। ये सुनने के बाद वही छोटू जो कि चैनपिंग का दोस्त है वो बुढ़े बंदे को कहता है कि क्या वो ड्रैगन मरा या नहीं। ये सुनकर बुढ़ा उसे बताता है कि वो ड्रैगन तो मर गया, पर वो हमारी दुनिया में आकर गिरा और मरने से पहले उसने अपने 5 एलिमेंट ड्रैगन्स को जन्म दिया जिनकी पावर्स कल्टीवेशन के ग्रेड 5 तक भी पहुंचा सकती है और किसी 5 कल्टीवेटर्स को इसकी 5 पावर्स भी मिली थी और वो कल्टीवेटर्स कौन है ये अब तक पता नहीं चल पाया। यह सुनने के बाद वहाँ पर जो लोग बुढ़े आदमी की कहानी सुन रहे थे वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता था कि बुढ़ा बंदा उनको एक झूठी कहानी सुना रहा है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर छोटू बच्चा वहाँ पर अभी भी बुढ़े आदमी के पास रुका हुआ था क्योंकि वो पूरी कहानी सुनना चाहता था। ये जाने के बाद बुढ़ा बंदा छोटू को कहता है कि मैंने सुना है कि इस टाउन में एक एंशिएंट बेल है और अगर तुम मुझे उस बेल के पास लेकर चले जाओगे तो मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा और मेरे इस बॉल में कुछ स्पेशल पावर्स भी है, अगर तुम चाहो तो तुम इसे देख सकते हो। अगले सीन में हम चैनपिंग को देखते हैं जो कि लेटर्स बांट रहा था और बांटते हुए वो एक स्कूल में भी चले जाता है जहाँ पर मिस्टर जी चैंग सभी को पढ़ा रहा था। तभी उसकी नजर चैनपिंग पर पड़ती है जो कि उसके लिए लेटर लेकर आया हुआ था। चैनपिंग को देखकर मिस्टर चैंग बाहर जाकर चैनपिंग से लेटर लेता है और वो उसे बताता है कि इस दिन तुम फ्री हो तो तुम यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ये सुनकर चैनपिंग कुछ भी नहीं बोलता और वो उसे ग्रीड करके वहाँ से चले जाता है और जब वो अपने घर जा रहा था उसे रास्ते में एक गोल्डन फिश मिलती है जिसे वो खरीदना चाहता था पर उसके पास काफी कम पैसे थे जिस कारण वो बंदा उसे कम पैसों में ही गोल्ड
गोल्डन फिश देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर एक फॉरेनर आकर उस फिश को ज्यादा पैसे देकर खरीद लेता है और वो चैंपिंग को भी पैसे देता है, क्योंकि उससे पहले चैंपिंग ने गोल्डन फिश खरीद ली थी। चैंपिंग को ना चाहते हुए भी उसके पैसे अपने पास रखने पड़ते हैं और बाद में फॉरेनर का सर्वेंट उसे कहता है अगर ये फिश गोल्डन ड्रैगन बन गई तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। और वही चैंपिंग को एक बंदा बताता है कि जो गोल्डन फिश तुम खरीदने वाले थे वो एक गोल्डन ड्रैगन भी बन सकती थी। और वो बंदा चैंपिंग को कहता है कि मेरे पास एक ऐसी नॉलेज है जो कि फ्यूचर भी देख सकती है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे एंसेस्टर्स की प्रे भी कर सकता हूँ, जिस कारण तुम्हारी लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी और तुम गरीबी से निकल जाओगे। और अगर तुम्हारे एंसेस्टर्स खुश हो गए तो तुम एक अमीर बंदे भी बन सकते हो। मैं तुम्हारे अंदर एक ईवल स्पिरिट को भी महसूस कर पा रहा हूँ और उसे निकालने के लिए तुम्हें मुझे और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। पर बैंगनी के पास सिर्फ 5 कॉइन ही थे, जिस कारण वो उसे अपनी फैमिली के लिए तालिस्मान लिखने के लिए बोलता है। के बाद वो वहाँ से चले जाता है और वही दूसरी तरफ बूढ़ा बंदा और छोटू एक जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कोई भी एंशिएंट बेल नहीं मिलती। बूढ़े बंदे को महसूस होता है कि जो गोल्डन फिश छोटू बच्चे के पास है वो बड़ी होकर एक गोल्डन ड्रैगन भी बन सकती है। तभी छोटू बच्चा उसे गालियां देने लगता है क्योंकि बूढ़ा बंदा उसे कहानी नहीं सुना रहा था। तो वो बूढ़ा बंदा उसे पूछता है कि ये गोल्डन फिश तुम्हें कहाँ से मिली है, जिस पर छोटू उसे बताता है कि ये फिश तो मुझे चैंपिंग ने दी है, जो कि मेरा एक काफी अच्छा दोस्त भी है। ये सुनने के बाद बूढ़ा बंदा छोटू को अपना बॉल दिखाने लगता है, जिसके अंदर देखने के बाद वो बच्चे को एक काफी ज्यादा डरावना विजन दिखाता है, जिसमें उसके टाउन में काफी ज्यादा पानी की बाढ़ आ गई है, जिस कारण पूरा टाउन अब खत्म हो गया है। ये देखने के बाद छोटू काफी ज्यादा डर जाता है और वो बाहर से भाग जाता है। और अब बूढ़ा बंदा डिसाइड करता है कि वो उस छोटे बच्चे को अपना डिसिपल बनाएगा और उससे पहले उसे छोटू का दोस्त चैंपिंग को मारना होगा। और वही दूसरी तरफ हम और 2 न्यू ट्रेडर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर बाहर से आकर अपने लिए खजाना ढूंढते हैं। तभी उनकी नजर चैंपिंग पर पड़ती है और वो दोनों चैंपिंग के पास जाने लगते हैं। तभी वो बूढ़ा बंदा चैंपिंग के ऊपर एक स्पेल कास्ट कर देता है, जिस कारण चैंपिंग को काफी ज्यादा दर्द होने लगती है और वो बूढ़ा बंदा अपने बॉल के अंदर सब कुछ देख रहा था। फिर वो दोनों फॉरेनर से चैंपिंग के पास आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं क्या तुम हमें गू और जिंक्सी के साथ मिला सकते हो, और अगर तुम हमें बता दो कि वो दोनों कहाँ पर रहते हैं तो हम तुम्हें काफी ज्यादा ट्रेजर देंगे। और वो उसे एक जेड पेंडल देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पर चैंपिंग उनको कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। तभी वहाँ पर सोंग जिंक्सी आ जाता है और वो पूछता है कि तुम दोनों मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तो दोनों फॉरेनर्स उसके साथ बातें करने लगते हैं। तभी एक लड़की का पैर गोबर पर पड़ जाता है, जिस कारण जिसकी उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है। ये देखने के बाद लड़की को काफी गुस्सा आ जाता है और वो लड़की अपना गुस्सा चैंपिंग के ऊपर उतारने वाली थी। तभी वो बंदा उस लड़की को रोककर उससे बताता है कि अगर तुम इसे मार दोगी तो ये हमारे सेक्ट के रूल के खिलाफ होगा, जिस कारण हम दोनों को पनिश किया जाएगा। ये सुनकर वो लड़की रुक जाती है। तभी बुढ़ा बंदा अपने मैजिक का यूज करके चैंपिंग को कंट्रोल करने लगता है और वो सीधा लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखने के बाद लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक काफी पावरफुल हमले से चैंपिंग के ऊपर हमला कर देती है, जिस कारण चैंपिंग का मोटर ब्लिज टूट जाता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम मास्टर जी शान को देखते हैं जो कि एक लेटर पढ़कर एक जगह पर रुक जाता है। तभी उसे काफी खतरनाक विजन आते हैं जिसमें उसका पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये विजन देखने के बाद मास्टर जी शान को समझ आ जाती है कि उसका टाउन अब मुसीबत में है। अगले सीन में हम उसी फॉरेनर लड़की को देखते हैं जो कि अपने साथी को बताती है कि मैंने इसे नहीं मारा, ये वैसे भी अगले 6 महीनों के बाद मरने वाला है, तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। इसके बाद दोनों फॉरेनर्स वहाँ से चले जाते हैं और वैगलिंग बेचारा वहाँ पर ही पड़ा रह जाता है। और वही मास्टर जी शांग अपने डिसिपल को छोड़ने के लिए बाहर आया हुआ था। वो बताता है कि यहाँ पर जो फॉरेनर्स आए हैं वो हमारे टाउन के लिए काफी ज्यादा खतरा है, और ऐसा बोलने के बाद वो अपने डिसिपल को एक गिफ्ट भी देता है। तभी अचानक वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम निंग जाओ है और वो एक जगह की ओर देख रही थी और जी शांग का डिसिपल को लड़की को देख कर
दीवाना ही हो जाता है। इस जाने के बाद लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए उस पर हमला करने लगती है। तभी मास्टर जी सांग उस लड़की के हमले को रोककर अपने डेसिपल को बचा लेता है और अब दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। वो लड़की काफी तेजी से मास्टर जी सांग पर हमला कर रही थी, पर मास्टर जी सांग आसानी से लड़की के सभी हमलों को डोज कर देता है और वो उसे कहता है कि मेरे डेसिपल ने बस छोटी सी गलती की है तो तुम उसे मार नहीं सकती। इसके बाद मास्टर जी सांग अपना जुत्सु चलाकर अपनी मल्टीपल फॉर्म्स बना लेता है और मास्टर जी सांग उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड के वार को भी नाकाम करके उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। फिर वो उस लड़की को समझाने लगता है कि हमें छोटी छोटी बातों पर झगड़ना नहीं चाहिए, चाहे तुम जितनी मर्जी मार्शल आर्ट सीख लो। ऐसा बोलने के बाद मास्टर जी सांग उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड को चेक करके उससे बताता है कि तुम्हारी फ्लाइंग स्वॉर्ड इतनी ज्यादा शार्प और पावरफुल नहीं है जितनी होनी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद मास्टर जी सांग अपनी पावर से उस स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है और अब उस लड़की की स्वॉर्ड पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर मास्टर जी सांग उसकी स्वॉर्ड उसे वापस कर देता है, पर वो लड़की स्वॉर्ड लेने से इनकार करके उसे वहाँ पर ही फेंक देती है और चले जाती है। इसके बाद वो लड़की उसी टाउन के अंदर घूमने लगती है। तभी उसके सामने वही फॉरेनर्स आ जाते हैं जिन्होंने चैंपिंग की गोल्डन फिश खरीद ली थी और उसका सर्वेंट निंजाओ पर काफी शक करता है कि वो उसके मास्टर पर हमला कर सकती है। अचानक वहाँ पर उन पर एक बंदा चाकू से हमला कर देता है। ये देखकर उसके सर्वेंट को लगता है कि ये हमला जरूर निंजाओ ने किया होगा। ये सोचने के बाद वो सीधा निंजाओ पर हमला कर देता है। तभी अचानक वहाँ पर एक बंदा थर्ड पार्टी करके गाओजैन के ऊपर हमला कर देता है, पर निंग उसे बचा लेती है। यह देखने के बाद गाओजैन उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होकर उसे बताता है कि क्या तुम हमारे सेक्ट के अंदर काम करना चाहोगी। ऐसा बोलने के बाद वो उसे अपना गिफ्ट भी दे देता है, पर निंग जाओ वो गिफ्ट नहीं लेती और वो वहाँ से जाने लगती है। तब गाओजैन का सर्वेंट फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है और वो उसे मारने ही वाला था। तभी निंग जाओ की फ्लाइंग स्वॉर्ड आकर उसे बचा लेती है, जिस कारण निंग जाओ को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। और ये वही स्वॉर्ड थी जिसके अंदर मास्टर जी सांग ने अपनी पावर्स डाली थी, जिसको लेने से निंजाओ ने इनकार कर दिया था। निंजाओ के भागने के बाद गाओजैन अपने सर्वेंट पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो निंजाओ को अपने सेक्ट के अंदर लेकर जाना चाहता था। तभी अचानक दोनों को मास्टर जी सांग की आवाज सुनाई देती है और वो उनको बताता है कि लगता है तुम दोनों के अंदर फाइट करने के काफी ज्यादा जुनून है, क्यों ना मैं भी आकर तुम्हारे साथ फाइट करूं। ये सुनने के बाद गाओजैन और उसका सर्वेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो माफी मांगने लगते हैं। गाओजैन तो मास्टर जी सांग को भी ऑफर देता है कि वो उसके सेक्टर में आकर काम करे, पर मास्टर जी सांग दोनों को वार्निंग देने लगता है कि अगर फिर से वो यहाँ पर आए तो वो उनको मार डालेगा। अगले सीन में हम चैंपिंग को देखते हैं जो कि एक सपने में फंसा हुआ था, जहाँ पर उसके फादर उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिस कारण चैंपिंग को ही अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ता है। और ऐसे ही अकेले गरीबी में रहते हुए चैंपिंग को काफी ज्यादा बुली भी किया जाता था। तभी चैंपिंग को अपने सपने के अंदर अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जिससे सुनने के बाद चैंपिंग की आंख खुल जाती है। तभी वैंगलिंग का वहाँ पर छोटू दोस्त आ जाता है और वो उसे कहता है वो बुढ़ा बंदा काफी ज्यादा कमीना बंदा है। जब मैंने उसके बॉल के अंदर देखा तो हमारा टाउन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। उसने मुझे काफी खतरनाक विजन्स दिखाए हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद चैंपिंग डिसाइड करता है कि वो बुढ़े बंदे के साथ बात करेगा। दूसरी तरफ हम बुढ़े बंदे को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ बहस कर रहा था, क्योंकि वो दोनों चाहते थे कि वो छोटू बच्चा उनका डेसिपल बने और बुढ़ा बंदा उसे छोटे बच्चे को अपना डेसिपल बनाना चाहता था और वो लड़की उसे अपना डेसिपल बनाना चाहती थी और दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी बुढ़े बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके उस लड़की को काफी ज्यादा खतरनाक और डरावने विजन्स दिखाने लगता है, जो देखने के बाद लड़की की हालत खराब हो जाती है और वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर चैंपिंग और छोटू आ जाते हैं। छोटू जूस आने तो अपने फेस को भी छिपाया हुआ था क्योंकि वो बुढ़े बंदे से काफी ज्यादा डरने लगा है। फिर चैंपिंग बुढ़े बंदे को कहता है आपने इस बच्चे को तो अपना डेसिबल बनाने के लिए पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है, पर इसमें इस बच्चे की भी
मर्जी होनी चाहिए और ये बच्चा ही डिसाइड करेगा कि वो किसका डिसिपल बनेगा। तभी वहाँ पर छोटू की माँ आकर चैंपिंग को कहती है जूसान वैसे भी किसी काम का नहीं है और अगर वो इनका डिसिपल बन जाएगा तो वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा और उसका फ्यूचर भी काफी ज्यादा ब्राइट हो पाएगा। ऐसा बोलकर वो चैंपिंग को समझाती है तो चैंपिंग भी उनकी बात मानकर जूसान को समझाने लगता है कि इसमें उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा बल्कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो पाएगा। चैंपिंग के समझाने के बाद छोटू बच्चा उसका डिसिपल बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद चैंपिंग वहाँ से चले जाता है और उसके जाने के बाद छोटू बच्चे को काफी तंग किया जाता है और इस बार तो वो बुढ़ा बंदा छोटू बच्चे को अपने वॉल के अंदर ही कैद कर लेता है। फिर बुढ़ा बंदा जूसान की मॉम से चैंपिंग की डेट ऑफ बर्थ चेक करता है। इसे जानने के बाद वो उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे की जगह चैंपिंग को मेरा डिसिपल बनना चाहिए था, पर जूसान की माँ अपने बेटे की फ्यूचर के लिए चैंपिंग का मौका छीन लेती है। फिर वो बुढ़ा जिम्मा एक इवल तालिस्मान क्रिएट करता है और उसे सीधा चैंपिंग के ऊपर छोड़ देता है। चैंपिंग के घर में कोई आया हुआ था और उस बंदे से चैंपिंग का बेड टूट जाता है, जो देखने के बाद चैंपिंग काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी अचानक चैंपिंग के सीने में काफी ज्यादा दर्द होने लगती है क्योंकि जिक्सी ने उसका मोटर ब्रिज को तोड़ दिया था। उस बंदे को तो लग रहा था कि चैंपिंग की ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि उसने उसका बेड तोड़ दिया है। फिर वो बंदा वहाँ से चले जाता है। बाहर जाकर वो एक लड़की को काफी बुरी नजरों से देखने लगता है, जो जाने के बाद वो लड़की उसे काफी बुरी तरह मारकर भगा देती है। और वही दूसरी तरफ हम मिंग चैन को देखते हैं जो कि बताता है कि वो दूसरों का फ्यूचर देख सकता है। तभी अचानक उसके पास निंग जाओ आ जाती है जो कि काफी ज्यादा जख्मी थी। ऐसे ही वो मिंग चैन को टच करती है तभी मिंग चैन को उसके काफी ज्यादा डरावने विजन्स आ जाते हैं जिसमें वो उस लड़की की फाइट को देख पा रहा था जिस फाइट में वो जख्मी हुई थी। मिंग चैन उस लड़की को ऐसा ही बुरी हालत में छोड़कर जाने का डिसाइड करता है, पर तभी उस लड़की की फ्लाइंग स्वॉर्ड आकर उसके रास्ते को रोक देती है, जिससे डर कर मिंग जाओ को मजबूरी में आकर उसकी मदद करनी पड़ती है। इसके बाद वो लूकस लीफ का इस्तेमाल करके उस लड़की की कल्टीवेशन को सेव कर देता है। मिंग चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर जो घर थे उन सभी से पूछता है कि वो उस लड़की की देखभाल कर सकते हैं, पर सभी उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। फिर मिंग चैन कहता है कि सभी अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। इसके बाद वो उस लड़की को सीधा चैंपिंग के घर लेकर चले जाता है, पर निंग याओ की स्वॉर्ड उसका घर देखने के बाद साफ मना कर देती है कि वो अपने मास्टर को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती और वो चैंपिंग को भी काफी ज्यादा डराने लगती है। पर मिंग चैन के समझाने के बाद उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो उसे उसके कमरे के अंदर लेकर चले जाते हैं। फिर मिंग चैन चैंपिंग से कहता है कि तुम इस लड़की के कपड़े बदलो और बाहर से कुछ हर्ब्स लेकर आओ। और चैंपिंग बाहर से हर्ब्स लाने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो उसके कपड़े बदलने के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि चैंपिंग को ऐसा लगता था कि अगर वो उसके कपड़े बदलेगा तो होश में आने के बाद वो लड़की उसे मार डालेगी। और मिंग चैन के काफी ज्यादा समझाने के बाद चैंपिंग को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसके कपड़े बदलने लगता है। तभी मिंग याओ की फ्लाइंग स्वॉर्ड चैंपिंग के ऊपर हमला कर देती है। फिर मिंग चैन उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो जल्दी से चैंपिंग को उसके कपड़े बदलने के लिए कहने लगता है। चैंपिंग जब उस लड़की का फेस देखता है तो वो उसकी खूबसूरती में खो ही जाता है और वही फ्लाइंग स्वॉर्ड मिंग चैन को काफी बुरी तरह उठा कर पटक रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंग चैन चैंपिंग से और भी काम करवाता है। चैंपिंग उसे कहता है कि मैं आपकी हर बात मानूंगा, पर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए और वो फेवर यह है कि जब मैं मर जाऊंगा तो आप मेरी रीइंकार्नेशन में मदद करेंगे क्योंकि मैं फिर से अपनी उसी फैमिली के पास जन्म लेना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद मिंग चैन चैंपिंग की मोर्टेलिटी ब्रिज को देखता है जो कि टूटा हुआ था। वो उसकी बात को मान लेता है और ये पार्ट खत्म हो जाता है। और अगर गाइस आपको ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं इसके अगले पार्ट्स को भी कवर करने वाला हूँ।